गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनका अध्ययन हम कर रहे थे। और इसी कड़ी में हमने जो पूर्व की क्लास थी उनमें पढ़ा था राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इस क्लास में हमारा जो मुख्य विषय है वो है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। तो मित्रों, आपने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा और दैवी शक्ति सिद्धांत के बारे में भी आप जानते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं और जिनमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत एवं मातृ सत्तात्मक सिद्धांत जो है ये प्रमुख सिद्धांत हैं। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, इन सारे सिद्धांतों से ये निष्कर्ष निकलता है कि राज्य का निर्माण एक निश्चित समय पर जो है वो किया गया है और किसी एक तत्व का जो है इनके पीछे योगदान रहा है। परंतु जब हम गहराई से देखते हैं तो हमको ये अनुभव होता है कि राज्य का निर्माण नहीं किया गया, ये तो जो है निरंतर विकास का परिणाम है। तो डॉक्टर गार्नर कहते भी हैं, डॉक्टर गार्नर की परिभाषा आप देख रहे हैं कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न ही वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न परिवार का ही विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। यानी डॉक्टर गार्नर जो राजनीति विज्ञान के प्रमुख विचारक हुए हैं, वो भी राज्य को जो है एक विकास का परिणाम बताते हैं, एक ऐसी ऐतिहासिक संस्था बताते हैं जिसका क्रमिक विकास हुआ है। तो राज्य जो है वो विकास का परिणाम है और राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या जो की गई है वो विकासवादी सिद्धांत के द्वारा की गई है। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास लंबे समय से चला आ रहा है तथा आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते जो आज वर्तमान में हम राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप देखते हैं, इस वर्तमान राष्ट्रीय राज्य का जो स्वरूप है ये क्रमिक विकास करते करते इस स्थिति में जो है पहुंचा है। वर्तमान जो राज्य हम देखते हैं, ये राज्य कब और किस प्रकार अस्तित्व में आया, इस प्रश्न का जवाब देना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी राज्य जो है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य कब अस्तित्व में आया, राज्य का विकास कैसे हुआ, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। चूँकि राज्य का जो विकास हुआ अलग अलग समयों पर, अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग स्थानों में राज्य का जो विकास का क्रम है वो भी अलग अलग रहा, विभिन्न रहा। और इसके अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जिनका योगदान राज्य के विकास में बहुत प्रमुख रहा है, उनमें जो है प्रमुख तत्व निम्न प्रकार हैं। राज्य के विकास में सहायक तत्व। तो पहला जो तत्व है वो है रक्त संबंध। तो ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि सामाजिक संगठन का जो प्राचीनतम रूप होता है वो रक्त संबंध पर ही आधारित होता है। और रक्त संबंध जो है एकता का प्रथम तथा दृढ़तम बंधन जो है वो रहा है। और अंग्रेजी भाषा की एक कहावत भी है, खून पानी से गाढ़ा होता है। यानी इसके अंतर्गत पुरुष, नारी तथा बच्चों से युक्त जो परिवार होता है वह संगठित जीवन की प्रथम इकाई बना और हर परिवार का मुखिया होता था और उसे परिवार के सदस्यों पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण प्राप्त था। और मूल परिवार से फिर कई परिवार विकसित हुए जिसके परिणाम स्वरूप एक नई इकाई यानी जाति बनी, कबीला या कुटुंब का जन्म हुआ। और परिवार के मुखिया की भांति बड़ी इकाई जो है कबीले का भी एक मुखिया बन गया और परिवारों से कबीला बना तथा कबीलों से अंततः राज्य बन गए। तो इस प्रकार रक्त संबंध जो है एक प्रमुख जो है सहायक तत्व है। दूसरा जो इसमें प्रमुख सहायक तत्व है वो है मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ। तो मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक तथा राजनीतिक प्राणी है तथा समूह में रहने की मानव की प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया है। समाज में साथ साथ रहते हुए जब विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव तथा स्वार्थगत भेदों के कारण विभिन्न प्रकार के जो है विवाद उत्पन्न हुए, तो इन विवादों को दूर करने के लिए एक संप्रभुता संपन्न राजनीतिक संस्था की जो है आवश्यकता समझी गई तथा राज्य का उदय हुआ। तो इस प्रकार राज्य को बहुत अधिक सीमा तक मानव की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति का जो है परिणाम भी कहा जा सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सहायक तत्व है वो है धर्म। तो रक्त संबंध की भांति ही धर्म का राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे तथा दोनों की परिवार तथा कबीलों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते थे। धर्म का उदय जो है परिवारों एवं कबीलों में रहने वाले लोगों की जो जीवन शैली थी उससे हुआ। प्रारंभिक समाज में धर्म के दो प्रचलित रूप थे, एक तो पितृ पूजा तथा दूसरा प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। व्यक्ति अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के मृत हो जाने पर भी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे तथा उनका विचार था कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा जो है वो शेष रहती है। अतः इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पितृ पूजा आरंभ कर दी। धर्म के इस बहुप्रचलित रूप ने परिवारों को एकता के सूत्र में बांधा और जो एक ही वंश या रक्त से संबंधित होते थे उनके कुल देवता या पूर्वज भी जो है वो एक ही हुआ करते थे। तो इस प्रकार उस समय धर्म का जो दूसरा प्रचलित रूप था वो था प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। तो प्रारंभिक समाज में बुद्धि के विकास के अभाव के कारण व्यक्ति प्राकृतिक जो परिवर्तन होते थे उनको समझने में असमर्थ थे। उन्होंने बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, वायु की गति तथा वस्तुओं के परिवर्तन में ईश्वर की शक्ति का जो है वो अनुभव किया तथा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उनके लिए है जो है वो देवता बन गई। तो व्यक्ति पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण जो है इनकी उपासना करने लगे तथा एक ही शक्ति के उपासकों में परस्पर घनिष्ठ और मैत्री भाव उत्पन्न हुआ जो राज्य का आधार बना। तो प्रारंभिक समाज में विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों का जो देवता थे उनको भूत प्रेत समझा जाता था, देवता या भूत प्रेत समझा जाता था उनको, प्राकृतिक शक्तियों को। तो जब कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर देता था कि वह प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित रख सकता है तो उसे समाज में एक असाधारण शक्ति संपन्न व्यक्ति समझा जाता था और उसको एक बहुत सम्मान प्राप्त हो जाता था। तो अनेक बार तो वे तांत्रिक कहे जाने वाले व्यक्ति जो है राजा बन जाते थे और यूनानी नगर राज्यों में ऐसा ही हुआ था। तो धर्म ने एक से अधिक रूप में राज्य के विकास में अपना योगदान दिया है। चौथा महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है शक्ति। तो राज्य संस्था के विकास में शक्ति या युद्ध का स्थान भी विशेष महत्वपूर्ण रहा है। इसमें कहा भी गया है कि मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में ये प्रवृत्तियाँ बहुत अधिक सक्रिय थी। कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति ने निजी संपत्ति की जो धारणा है उसको बढ़ावा दिया और ऐसी स्थिति में निवास स्थान तथा संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध होने लगे। लोग सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखने वाले जो शक्तिशाली व्यक्ति थे उनका नेतृत्व स्वीकार करने लगे और इस नेता की अधीनता में एक कबीला दूसरे कबीले पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा में जो है संलग्न रहा तथा संघर्ष की इस प्रक्रिया में विजयी कबीले का जो है सैनिक सरदार वो राजा बन बैठा। तो बलपूर्वक शक्ति ने प्रभु सत्ता का रूप जो है धारण कर लिया तथा शासक के प्रति भक्ति एवं निष्ठा की भावना का जन्म हुआ। तो आत्मरक्षा तथा विस्तारवादी प्रवृत्ति ने भी इस प्रकार राज्य के विकास में अपना योगदान दिया। पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है आर्थिक गतिविधियाँ। तो आर्थिक गतिविधियों ने भी राज्य की उत्पत्ति और विकास में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले मनुष्य शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन करता था, उसके बाद जो है पशुपालन की अवस्था आ गई और शिकार की अवस्था से धनवान एवं निर्धन का जो है शिकार की अवस्था में उसमें भेद नहीं था, परंतु पशुपालन अवस्था में यह भेद जो है उभर कर सामने आया। जिसके पास अधिक पशु होते थे वह धनवान समझा जाता था और जिसके पास कम होते थे या बिल्कुल नहीं होते थे वह निर्धन समझा जाता था। तो पशुपालन के युग में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई तथा धीरे धीरे कृषि का रिवाज आरंभ हुआ और कृषि के आरंभ होने से मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमना फिरना बंद हो गया तथा वह एक स्थान पर बस गया। इस प्रकार से ग्रामों तथा नगरों की उत्पत्ति हुई। कृषि के आरंभ होने से उद्योगों और व्यापार की भी उन्नति हुई तथा संपत्ति की परंपरा ने जो है जन्म लिया। तो उसके बाद संपत्ति के कारण अनेक वर्ग उत्पन्न हुए, उनमें संघर्ष बढ़ा और इन संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए कानून की आवश्यकता जो है वो महसूस हुई। तो इसके बाद जो है आर्थिक सेवाएं जिनके द्वारा मनुष्यों ने मौलिक अपेक्षाओं की संतुष्टि की तथा बाद में संपत्ति और धन का संचय किया। तो राज्य के निर्माण में ये सारे ये जो है ना आवश्यक तत्व रही है।
प्लेटो, मैकियावली, होब्स, लोग, एडम स्मिथ तथा मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने भी राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में आर्थिक तत्वों के योग को जो है स्वीकार किया। और आगे चलकर आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने तो इस विचार को प्रकट करते हुए लिखा है कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार आर्थिक गतिविधियां भी राज्य की उत्पत्ति और विकास में बहुत महत्वपूर्ण कारक रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक चेतना। तो राज्य की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक चेतना का माना जाता है, क्योंकि जब लोगों ने ये अनुभव किया, आरंभ किया कि वे जो जंगली जानवर हैं या उनसे अपनी सुरक्षा जो है संगठित होकर ही कर सकते हैं, तो उसमें राजनीतिक संगठन की भावना जो है उनमें उत्पन्न हुई तथा उसी का परिणाम स्वरूप राज्य का जन्म हुआ। जनसंख्या में वृद्धि, मानव जाति संबंधों को नियमित करने तथा संपत्ति का वृद्धि के साथ भी राज्य की आवश्यकता जो है, संपत्ति की वृद्धि के साथ साथ राज्य की जो आवश्यकता है उसकी भी वो भी अनुभव की गई। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था की स्थापना तथा आर्थिक उन्नति के लिए भी राज्य की अनिवार्यता और बढ़ गई। और यह आवश्यकता इसलिए और भी बढ़ जाती थी क्योंकि एक समुदाय के दूसरे समुदाय पर आक्रमण से रक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई। इस आवश्यकताओं की पूर्ति केवल एक अच्छा योद्धा तथा कुशल नेता ही कर सकता था, और यही नेता आगे चलकर जो है राजा बन गया। तो इस प्रकार गिलक्रास्ट कहता है कि राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध एवं धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है जो सबसे प्रमुख तत्व है। तो यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि राजनीतिक चेतना ही मनुष्यों को राज्य के रूप में संगठित करती है। तो आज की क्लास में हमने ये जो राज्य का विकासवादी सिद्धांत है, इसमें कौन कौन से सहायक तत्व है वो पढ़े। अब निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में अनेक तत्वों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियों तथा राजनीतिक चेतना महत्वपूर्ण है। और इन सभी तत्वों ने राज्य के विकास में अपना अभिष्ट योगदान दिया है। इस संदर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने सिद्धांत उभर कर सामने आए, उनमें यही सिद्धांत सबसे वास्तविक तथा सर्वमान्य प्रतीत होता है। इस प्रकार आज की क्लास का ये राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत का ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। जो मैंने स्लाइड दी है आप उनको देखकर वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।